नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के विषय में बताने जा रहा हूँ। नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट है। साइमन कमीशन की जब नियुक्ति हुई तो भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने इंडियन नेताओं को ये चुनौती दी कि अगर सार्वभौमिक सहमति से, यानी सभी नेताओं की सहमति से, सार्वजनिक, नॉट सार्वभौमिक, सार्वजनिक सहमति से अगर संविधान बना सकते हैं तो बना के दिखाएं। चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए, इसके लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इस समिति के सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें 9 सदस्य भी थे, जिसमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ओरिजिनल रिपोर्ट मैं खोलता हूँ, उसमें से तुम्हारे काम की बातें तुम्हें बता देता हूँ, जो काम की नहीं है वो नहीं बताता। तो प्रपोजल्स थे नेहरू रिपोर्ट में। रिपोर्टें जितनी होती हैं, इनके अंदर कुछ प्रपोजल होते हैं। भारत को एक डोमिनियन स्टेट राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना हो। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? यानी ब्रिटेन संरक्षक के तौर पर रहे, गार्जियन के तौर पर रहे, बाद में धीरे से स्वतंत्र कर दे पूरी तरह। बाईकैमरल सिस्टम स्टेट में हो, सेंटर में, स्टेट में नहीं सेंटर में। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना हो। जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी, कार्यपालिका, वो पूरी तरह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि लेजिस्लेचर के प्रति, और जिम्मेदारी सब भारतीयों को सौंपी जाए। इसमें ब्रिटेन का कोई दखलंदाजी ना हो। भारत में एक संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए, फेडरल सिस्टम, यही है, यानी कि राज्यों को भी शक्ति मिले और केंद्र को भी शक्ति मिले। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास हो, कहीं अवशिष्ट लिखा होता है, कहीं अपशिष्ट होता है। अंग्रेजी में रेजिडुअल पावर। दिस शुड रिजाइड विद द सेंटर, यानी अगर किसी विषय पर ये स्पष्ट ना हो कि ये सेंट्रल का टॉपिक है, यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, या कॉन्करेंट यानी दोनों का टॉपिक है, तो फिर वो टॉपिक माना जाएगा सेंट्रल यानी यूनियन लिस्ट का टॉपिक माना जाएगा। जैसे मान लो कोई नया टॉपिक बनता है, जैसे कि सर्विस टैक्स लगा, तो हमारे विभाग के लोग बड़े उत्साहित थे कि सर्विस टैक्स लगा तो बिक्री कर विभाग को इसका जिम्मा मिलेगा, तो हमारा कामकाज और बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। मैंने उसी दिन मीटिंग में कहा, जबकि मेरे बॉस नाराज़ भी हो गए इस बात से कि मैं बीच में 3-5 कर रहा था। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा सर कैसे मिल सकता है, ये तो रेजिडुअल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और ये नया विषय है। ये नया विषय ना स्टेट लिस्ट में है, ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तीनों लिस्टों में नहीं है संविधान की 7वीं अनुसूची में। जब कोई नया विषय बनता है तो ये विषय केंद्र सरकार के पास जाएगा, फिर बाद में भले ट्रांसफ़र हो। बिगड़ गए थे बॉस, कहने लगे बहुत बोलते हो बीच में फालतू में। मैंने कहा मैं बोल सही रहा हूँ, अब आप नहीं बोलने देना चाहते तो बात अलग है। एनीवे, लेकिन बात वही निकली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, और सबको पता है कि सर्विस टैक्स जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट डील करता है। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया जाए। ये सब हो गया, मान ली गई नेहरू रिपोर्ट। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था पहले के, इतने हिंदुओं के वोट, इतने मुस्लिम के, इतने सिख के, इतने ऐसे ऐसे थे। निर्वाचन वयस्क मताधिकार हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कोई राज धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, तो ये मान लिया गया है। इसलिए फ़िलहाल अभी हिंदू राष्ट्र जैसी बात कोई नहीं हो सकती है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी नहीं रहा।
आज का ज़माना अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेरियो है उसमें कोई हिंदू राष्ट्र वगैरह की कंसेप्ट नहीं हो सकती है। ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र अपने को घोषित किए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात अभी नहीं है। हो सकती है, सरकार जो चाहे सो कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार दिए जाएं, वो तो मिल ही गए हैं, कुछ ज़्यादा ही मिल गए हैं। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था, बन गया। किसी भी समुदाय के लिए अलग अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों को वेटेज प्रदान करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन फ़िलहाल अभी स्त्रियों को तो कुछ खास मताधिकार वो दिया गया है इलेक्टोरेट को, और जैसे कुछ सीटें सिर्फ महिला सीट हैं। प्रधान जी की जगह प्रधान जी की बीवी खड़ी होती है, जिन्हें कुछ नहीं आता हो तब भी। ये कोई महिलाओं का अपमान करने की बात नहीं, लेकिन रियलिटी है तमाम सारी जो महिलाएं सरपंच बनी, प्रधान बनी, उन्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन बनाएगी। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण होगा। पहले साल में नहीं आया, पहले टेन्योर में, धीरे धीरे प्रधानी जी सीख गई धीरे धीरे प्रधानी करना। अब राबड़ी देवी जब पूरा प्रदेश चला सकती हैं, तो लालू जी वहाँ जेल में रहते हुए, तो सब कुछ संभव है इस देश में। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नेहरू रिपोर्ट में संघीय शासन का प्रस्ताव दिया गया था, ये तो बता ही दिया हमने। अब नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया गया था। कांग्रेस के लोग डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट नहीं थे, पूर्ण स्वराज मानते थे। डोमिनियन बीच की अवस्था है, इसलिए तो ये इसमें कौन कौन थे, मैं कमेटी के नाम ढूंढ के मैं बता दूं तुम्हें। अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS आणे आणे, अंग्रेजी में लिखेंगे ANE, सरदार मंगरू सिंह, 1 2 3 4 5 6, शोएब कुरैशी, 7 GR प्रधान, ये सदस्य थे। 9 सदस्य बताए थे। हाँ तो ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी तो हुए ना, ठीक है। सदस्यों में से ही अध्यक्ष और सचिव होते हैं। तो इस तरह से 29 राजनीतिक संगठनों ने 29 नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदन किया। बाई कैमरल का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा 2 सदन हों। कुछ प्रस्ताव और थे, सिंध को बम्बई से अलग करके पृथक प्रांत बना दिया जाए। यहाँ पर मुंबई नहीं कहेंगे, क्योंकि तब बम्बई ही थी, बॉम्बे, और IIT तो अभी भी बॉम्बे ही है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्राप्त होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्ति वितरण की एक योजना भी नेहरू रिपोर्ट का भाग है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया नेहरू रिपोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह, रिपोर्ट में कहा गया कि देशी राज्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की जाए, और भारत संघ में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाए जब उनके राज्य में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। तो जिन्ना ने बाद में इस पर 14 सूत्री मांगे रखी। राष्ट्रवादी मुसलमानों का जो दल था, डॉक्टर अंसारी, अली इमाम वगैरह, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में थे। कांग्रेस में रिपोर्ट में मतभेद था। वामपंथी लोग जो हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उसका नेतृत्व कर रहे थे, वे इस तरह से पूर्ण स्वराज की मांग चाहते थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की, लीग, और फिर अंत में खैर गांधी जी के प्रयासों से विद्रोह दब गया। फिर तय हुआ कि 1 साल के अंदर अगर सरकार ने, यानी अंग्रेज सरकार ने, डोमिनियन स्टेट प्रदान नहीं किया तो कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्ति का आंदोलन हो जाएगा और असहयोग आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सकी, पूरी रिपोर्ट तो स्वीकृत नहीं हुई। ये तो आज के संविधान में, मतलब भारत आज़ाद हो गया तो नेहरू रिपोर्ट की बहुत सारी बातें इसके अंदर मान ली गई हैं,
लेकिन सांप्रदायिकता उभर के सामने आई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने सांप्रदायिकता फैलाने में कसर नहीं छोड़ी, ऐसा उस ज़माने के अखबारों में मेरे सामने लिखा हुआ है। ट्रिब्यून और ये आज का ट्रिब्यून नहीं, आज का तो बकवास है, उस ज़माने में एक ट्रिब्यून था। गांधी जी फिर से देश के नेता बन के सामने आए उभर कर। तुम्हें सदस्यों के पार्टी और बता दें, सर तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी के थे, सर अली इमाम और शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग के थे, एम.एस. अणे और एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के थे, मंगल सिंह सिख थे, एम.एम. जोशी लेबर पार्टी के थे, एन.एम. जोशी, जे.पी. प्रधान नॉन ब्राह्मण सभा के थे और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे। कुछ फैक्ट और हमारे सामने हैं। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सम्मेलन हुआ। फिर 10 मई 1928 को 10th of May 1928 को दूसरी बैठक हुई जिसमें एम अंसारी ने अध्यक्षता की। दस अगस्त को कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई है 1928 में। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि नेहरू रिपोर्ट सांप्रदायिकता की भावना मिटाने का उग्र प्रयत्न था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जी.आर. प्रधान ने ये बात कही थी। जी.आर. प्रधान कौन थे ये तुम्हें ढूंढना है। नागरिकों के मूल अधिकारों की एक लंबी सूची नेहरू रिपोर्ट में थी। जिन्ना के 14 पॉइंट भी अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि विरोध के बिंदु क्या थे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स विद द प्रोविंसेस, ये इनकी मांग थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दूसरी मांग थी। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट विद द स्टेट्स, राज्यों के बिना सहमति के कोई संविधान संशोधन नहीं होगा, तीसरा ये है। दूसरा ये था कि प्रांतीय स्वायत्तता, और पहला जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था ही रेजिडुअल पावर्स विद द प्रोविंसेस, यानी राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी। इस बीच एक बात हुई, पीछे जो भगवान श्री कृष्ण और राधा का चित्र है, ये अभी जो मेड डस्टिंग करती है उसने उल्टा रख दिया था। मेरा अभी ध्यान गया, मैंने सीधा किया इसे। तुम लोगों को ध्यान शायद गया होगा पहले, लेकिन मैंने नहीं दिया ध्यान क्योंकि मैं हट गया था 1 मिनट के लिए। उसने डस्टिंग की, फिर उसके बाद रख दिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा। ये वो क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड है अपना अपना। चौथा जिन्ना का पॉइंट था, ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन without reducing Muslim majority in a province to minority or equality. पांचवा पॉइंट है, एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। चौथा पॉइंट था लेजिस्लेचर्स में और निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व अच्छा हो, सब पर्याप्त हो। दूसरा पांचवा पॉइंट है, पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व किसमें, सर्विसेज में, सेवाओं में, और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में, और स्वायत्त शासी संस्थाओं में जैसे कि नगर पंचायत वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह। छठवां पॉइंट है 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब इतना तो हिंदी समझ ही लो। 1/3। सातवां पॉइंट है 1/3 मुस्लिम मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट कैबिनेट्स, ये कुछ ज़्यादा ही है। आठवां पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हिंदू और मुस्लिम के जो चुनाव क्षेत्र हैं वो चुनाव अलग अलग हों, चुनाव क्षेत्र अलग अलग हों, इलेक्टोरेट यानी कि निर्वाचक मंडल अलग अलग हों। 9th है नो बिल टू बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर्स इट अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट। कोई बिल जो है वो सदन में पास नहीं होगा अगर 3/4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ये पाते हैं कि वो उनके हित में नहीं है। 10वां, ये तो बढ़िया था। 10वां, फिर तो ये कुछ CAA वगैरह हो ही ना पाते। एनी रिप्रेजेंटेशन, एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
टेरिटरीज़ थोड़ा दूर है पढ़ने में, इसको मैं मैग्नीफाई कर लूँ थोड़ा, 175% था, 200% कर दिया। Any reorganization of territories not to affect the Muslim majority in Bengal, Punjab and Northwest frontier. इन हिस्सों में बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं होगा मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ पर है। सब ज़बरदस्ती की सब चीज़ें थी। सेपरेशन ऑफ सिंध, 11वां पॉइंट है सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे से सिंध को अलग किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इन द NWFP एंड बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में संवैधानिक रिफॉर्म किए जाएं। 13वां पॉइंट है फुल रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल कम्युनिटीज़, ठीक है, ये तो हो ही गया। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, 14वां पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड लैंग्वेज राइट्स ऑफ मुस्लिम। भैया मिल तो गया, ये तो मिला ही मिला है, लेकिन जिन्ना साहब कुछ और ज़्यादा चाहते थे। अब जो जिसका लीडर है वो तो चाहेगा, देने वाला हर चीज़ तो देता नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। ओके, गॉड ब्लेस यू।